नए सूबों और नए इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से बहस ज़ोर पकड़ गई है और इस पे इख्तलाफ भी मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके बगैर ये कॉम्पोजिशन मुकम्मल नहीं होती, ईवान की भी और पाकिस्तान की भी, वो इसके ऊपर मोतरज़ है, जबकि MKM बड़ी शद्दोमत के साथ नए सूबों के हवाले से हमेशा बात करती रही है, मज़ीद कर रही है। हमारे साथ मिफ्ता इस्माइल साहब हैं जिनसे हम पूछेंगे, आम अवाम पाकिस्तान पार्टी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में कि क्या ये फिजिबल है मुआशी एतबार से भी या नहीं, और इसके क्या नुकसानात और फ़ायदे हैं। हैदराबाद रिजवी साहब है, कमर ज़मान कारा साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो हैदराबाद रिजवी साहब आपसे शुरू करते हैं। क्यों पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो उसके अंदर एक मरतबा फिर तहरीक पैदा हुई है कि इसके हवाले से बात की जाए? क्या ये तहरीक पैदा हुई है या ये तहरीक पैदा की गई है? बिल्कुल ठीक है, आपका बड़ा सवाल वैलिड है, और मेरे ख्याल से तारीख़ MQM की इस बात की शाहिद है कि अवाइल 90 के अवाइल से MQM मुसलसल इस ज़रूरत पर ज़ोर देती रही है कि बल्दियाती इख्तियारात तमाम शहरों में, तमाम कस्बों में उनके अवाम के पास होने चाहिए, और पूरे पाकिस्तान में नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए। और 2008 से तो बाकायदा MQM के सियासी मंशूर में और 2018 के सियासी मंशूर में पहला ही नुक्ता, ये सब गूगल नेट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कि पहला नुक्ता ये था कि पाकिस्तान में नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए। और MQM, अब ये दो मुख्तलिफ बातें हैं, नए इंतज़ामी यूनिट्स और बल्दियाती यानी डेवल्यूशन के अंदर मालियाती इख्तियार, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो लोकल बॉडीज़ का है ना। मैं अर्ज करता हूं, पाकिस्तान की हुकूमत 3 सतही है, वफाक, सूबा और शहरी हुकूमतें या जो इलाकाई हुकूमत है। बिल्कुल। अब इसको मिक्स करने की जरूरत नहीं है कि सूबा हटा दो, अब वो बल्दियाती हुकूमत को इख्तियार दे दो, या बल्दियाती हुकूमत हटा दो, सूबे को मजबूत कर दो। ये ऐसा नहीं हो सकता। वफाक, सूबा और फिर उसके बाद शहरी हुकूमत। 1970s में जब पाकिस्तान दोलख्त हुआ तो उस वक्त की सूरत हाल ये थी कि पूरा सिस्टम पाकिस्तान में जो एग्जिस्ट करता था वो डरा हुआ था। उन्होंने वफाक को मरकज बना दिया था, मगर एक वक्त आया 18वीं तरमीम के तहत वो मरकज इख्तियारात के अदम इर्तिकाज से वापस मरकज बना और सूबों को इख्तियारात आ गए। मगर इस डेवोल्यूशन को नीचे चलना था। अब हुआ ये कि सूबों ने अपने आप को मरकज बना लिया, ठीक, और जो अदम इर्तिकाज इख्तियारात था वो नीचे की तरफ नहीं होना बंद हो गया, यहां तक के सिस्टम चौक हो गया। 15 बरस सूबों ने मुतलकुल अनान हुकूमत की है अपने अवाम के ऊपर, और अदम इर्तिकाज वसाइल का नहीं होने दिया। तो इवेंचुअलिटी, पत्थर के जिगर वालों, गम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा। बहता हुआ पानी है, तो अब अगर ये बहता हुआ पानी अपनी राह खुद बना रहा है और अदम इर्तिकाज ये अपनी राह खुद बना रहा है या ये बनाने को कहा गया है, ये दो चीजें। मैं आपसे मिफ्ता भाई से पूछ लूं मैं। देखिए, अगर किसी कह भी दिया है तो उसने पल्स पर हाथ रखते हुए ये बात की होगी ना, क्योंकि ये काम सियासी जमातें खुद क्यों नहीं कर सकती? सियासी जमातें ऐसी हैं कर सकती कि जिनको नए इंतजामी यूनिट सूट ही नहीं करते, उनके तो रजवाड़े हैं, तमाम इख्तियारात उनकी जेब में हैं, और वो उस पावर को, यानी सिंध में 35 खरब रुपए इन 15 सालों में वफाक से पहुंचे, 35 खरब। ठीक, मगर क्या हुआ सिंध में? कोई, मतलब चलिए कराची तो छोड़िए, लाड़काना ही तब्दील हो गया होता, कश्मीर, जैकबाबाद, बदीन, हालांकि सिर्फ सिंध है जहां पे बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं और वहां पर काम कर रही है। इस तरीके से बल्दियाती इंतखाबात के नाम पर जो कुछ भी वहां है वो बल्दियाती हुकूमत के नाम पर धब्बा है। अच्छा, अब इसमें कायरा साहब ने मैं ज्वाइन किया, लेकिन मिफ्ता भाई आप बताइएगा कि ये जो सवाल ये नहीं है कि ये दुरुस्त है, ये गलत है, ये दुरुस्त हो सकता है। सवाल ये है कि इसका तरीक़ाकार दुरुस्त है, ये गलत है। क्या आप समझते हैं कि जिस तरह से ये बहस शुरू की गई है या जो इसके मकासद हैं वो अवामी नुमाइंदगी को पूरा करते, उसके पल्स के ऊपर वाकई हाथ है?
دیکھیں ایک تو پہلے اس پہ بھی پھر بحث ہونی چاہیے کہ کیا پارلیمان ہماری عوامی نمائندگی کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے؟ بالکل تو وہ بھی نہیں کرتی. اب 26ویں ترمیم بھی ہو گئی, 27ویں ترمیم بھی ہو گئی, متن کب آیا ہے اور پاس کب ہوا یہ بھی ہم جانتے ہیں. اب کوئی ایک اچھی چیز ہونے لگی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ 2000 کے اندر سن 2000 میں ایک اوسطاً ایک پاکستانی ایوریج پاکستانی ہندوستانی سے 42% امیر تھا. آج ہندوستانی ہم سے 94% امیر ہو چکا ہے, یعنی کہ ہم اتنا پیچھے چلے گئے ہیں. 2018 سے 2025 کے اندر ہم غریب ہو گئے ہیں. آپ کی 40% بچہ اسٹنٹڈ ہے, 39% بچہ اسکول میں نہیں ہے. آپ توسہ شریف کے اندر 330 بچوں کو HIV ہو گیا. چیف منسٹر صاحبہ دنیا میں کوئی اور صوبہ ہوتا ہے ریزائن کرتی ہیں, کیونکہ یہاں پہ پنجاب میں کوئی سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر ہے ہی نہیں, تو ڈائریکٹ چیف منسٹر دیکھتی ہیں. کراچی میں 120 لوگوں کو HIV ہو گیا, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. روز کراچی میں ایک بچہ گٹر میں گر کے مرتا ہے. کراچی لاہور پھر بھی میڈیا کے شہر ہیں تو تھوڑی سی چیزیں آواز اٹھتی ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے, مجھے شیون شریف کے اندر ایک جہاں سے چیف منسٹر سندھ کا آیا, مجھے ایک پارک دکھا دیجئے, مجھے لڑکانہ میں ایک فٹ پاتھ دکھا دیجئے, مجھے نواب شاہ تو کے کیا اندر نئے انتظامی یونٹ بننے سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے پورے پاکستان نہ کے؟ غربت کم ہوگی جو بڑھ رہی ہے. 18ویں ترمیم کے بعد بھی یہی سنا تھا نا ہم نے. 18ویں ترمیم کے بعد تو 18ویں ترمیم اور NFC کے بعد تو یہ بگاڑا نکلا ہے. یہ اس لیے نکلا ہے کہ آپ نے ہم سے زیادہ ٹیکسز لے لیے, پچھلے 4 سالوں میں ٹیکس ڈبل کرے, اور حکومت سروسز تو کچھ دیتا نہیں ہے. یہ جو پائپ لائن شروع ہوتی ہے کہ جدھر ہم ٹیکس دیتے ہیں وفاق کو, وہ اپنا 40% رکھ کے دیتے ہیں 60% کے اوپر صوبے کے چیف منسٹروں نے ہائیڈرنٹ بٹھا دیے ہیں. انہوں نے جا کے کچھ آگے پیسہ نہیں دینا ہے, نہ لوکل گورنمنٹس کو دینا ہے, نہ لوکل لوگوں کو دینا ہے. آپ کا مقصد تو یہ تھا نا کہ آخر تک نیچے تک پیسہ آئے گا, کہ حکومت کی اسکولیں بہتر ہوں گی. تو آج 50% سے زیادہ ہمارا سسٹم کا قصور, یعنی سسٹم کو فیل اسی کو تو کہتے ہیں. تو فیل کیا گیا نا اس کو, جب آپ سیاسی جماعتوں کو کہیں یا جس نے بھی کیا اس کو کیا تو صحیح نا. سب اس میں شامل ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ اسٹرکچر ہمارا گورننس کا ایسا ہو گیا ہے. آپ سوچیں کہ پنجاب اگر ایک ملک ہوتا تو 11واں بڑا دنیا کا ملک ہوتا. اس میں تھرڈ ٹیئر گورنمنٹ نہیں ہے. آپ بھاول نگر کے اندر, اور میں آپ سے گزارش ایک چھوٹی سی کر لوں, یہ ہم سندھ پہ میرے بھائی کانسنٹریٹ کر لے گا تو میں پنجاب کی بات کر دیتا ہوں. لاہور شہر کے اندر, لاہور ڈویژن کے اندر آپ نے 13,240 روپے پچھلے سال خرچ کیے ADB کے خرچے. لیا پہ آپ نے 460 روپے خرچ کیے. 2900% آپ نے لاہور میں زیادہ خرچ کیا, جو زیادہ پیسے والا شہر ہے. تو آپ اب ہم جو کہہ رہے ہیں, جو اس کو میں ایڈمنسٹریٹو یونٹ سمجھتا ہوں, کہ آپ لوکل گورنمنٹس ہی اگر بنا لیں, چلو اگر آپ کو کنسنسس نہیں ہو رہا, لیکن آپ ان کو ڈائریکٹ فنڈنگ کریں, اور چیف منسٹر کے پاس کوئی حق نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو ہٹا سکے, نہ اس کے پاس کوئی حق ہونا چاہیے کہ اس کا پاور کم کر سکے. اچھا, اب یہ قاہرہ صاحب, پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی آواز تھی کہ 18ویں ترمیم کے بعد, اور کی بھی پیپلز پارٹی نے اور PMNL نے مل کے کی, اختیارات بھی صوبوں کو دیے, لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس کے کوئی ثمرات جو ہے وہ عوام تک نہیں پہنچے. تو اب آپ لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے, خاص کر کے سندھ میں آپ کی حکومت ہے, وہاں پہ گورننس کے ایشوز ہیں, اور وہیں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے صوبے کی. دیکھیے آسما, اس معاملے کو ذرا تھوڑا سا کھول کے دیکھیے. ڈیبیٹ یہ چھڑی ہے کہ ملک میں گورننس فیل ہو گئی ہے, لہٰذا اس گورننس کو امپروو کرنے کا فارمولہ یہ ہے کہ نئے صوبے بنائے جائیں اور یونٹ چھوٹے کیے جائیں, کیونکہ بڑے صوبوں کی وجہ سے مسائل ہیں. تو اس سے ایک پہلو تو یہ نکلا کہ وفاقی حکومت کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ بہت اچھی چل رہی ہے, اس کے ساری وزارتیں ٹھیک ہیں, اس کی پالیسیز ٹھیک ہیں, خارجہ پالیسی ٹھیک ہے, داخلہ پالیسی ٹھیک ہے, ٹیکسیشن ٹھیک ہے, کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ پہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے, وہاں گورننس کا ایشو نہیں ہے. گورننس کا ایشو آ گیا ہے صوبوں میں, اور صوبوں کا علاج یہ ہے گورننس کے فیلئر کا کہ ہم چھوٹے صوبے بنا دیں. تو اس سے کیا ہوگا, چھوٹے صوبوں سے یہ ہوگا کہ جو وسائل ہیں وہ عوام تک جائیں گے, نیچے تک رسائی ہو جائے گی, اور حکمران جو ہے وہ عوام کے قریب ہوں گے, لہٰذا ہمارے مسائل جو ہے وہ بہتر طریقے سے حل ہو پائیں گے. تو سوال یہ ہے کہ آپ نے اگر چھوٹے صوبے بنا, پنجاب کے ہم نے 5 صوبے بھی کر دیے, تو پھر بھی یہ 3-3 کروڑ کے ہوں گے تقریباً, یا 2.5 کروڑ کے ہوں گے تقریباً. تو 2.5 کروڑ کا آپ کا بلوچستان جو ہے 1.25 کروڑ کا ہے, خیبر پختونخوا جو ہے وہ 2.5-3 کروڑ کا ہے. تو کیا چھوٹے کریں گے آپ؟ اچھا چلو آپ نے کر لیا, تو پہلی بات پھر وہی میں کہوں گا کہ اصل مسئلہ وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم کوئی مخالفت نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں آئین کے اندر رہتے ہوئے جو کام کر سکتے ہیں کر لیں. آپ آئینی طریقے سے چلیں, پیپلز پارٹی کو قبول ہو یا نہ ہو, اگر آئینی تقاضے پورے ہوتے ہیں تو وہ کام تو ہوگا.
भले तो आइन तो मुस्लिम लीग को कहता है अच्छा कि लगे, ना सूबे लगे, की पीपल्स जो पार्टी को अच्छा नहीं एक बात तो ये कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि पंजाब के अंदर सराइकी सूबा बन जाए, मगर सिंध के अंदर नहीं, तकसीम पीपल्स ना हो। पार्टी नहीं चाहती, पीपल्स हाँ। पार्टी नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी ने यह कहा कि पंजाब असेंबली में आईनी तकाजा पूरा करते हुए एक दौर में एक रेजोल्यूशन हुआ था, लिहाजा अगर वहां ये डिमांड है तो बना दे। पीपल्स पार्टी ये कह रही है। दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं कि असल मसला है क्या। मसला ये है कि आपके आइन में जो पहली बात तो यह है कि आइन के अंदर रहते हुए मौजूदा स्ट्रक्चर में इस वक्त हमें इत्तेफाक राय होता नजर नहीं आता कि आप सूबे बना लें। तो फिर आए तो फिर कोई आईनी तरमीम आ सकती है कि रेफरेंडम का राह बनाया जाए। रेफरेंडम सिर्फ उन चीजों पे हो सकता है, पहली बात तो यह है कि रेफरेंडम आइन में खत्म हो चुका, 18वीं तरमीम में खत्म कर दिया गया था। दूसरी बात यह है कि रेफरेंडम सिर्फ उन चीजों पे हो सकता है जिसका हल आइन ना देता हो। जिसका हल आइन देता है इसलिए इस पर रेफरेंडम नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको और बात करना चाहता हूँ जो ज्यादा अहम है, और वो ये है कि आइन आपके मुल्क के अंदर 3 tiers गवर्नमेंट देता है। फर्स्ट टीयर फेडरल गवर्नमेंट है, दूसरा टीयर लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, तीसरा टीयर लोकल गवर्नमेंट। ठीक। गलती हमारी यह है कि हमने 18वीं तरमीम से पहले भी था और बाद में भी हमने ये कर दिया कि लोकल गवर्नमेंट को हमने सूबों के रहमो करम पे छोड़ दिया। आपके यहाँ फेडरल गवर्नमेंट क्या मिसाली चल रही है? आंसर इज नो। क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिसाली चल रही है, चलने दी जा रही है? नो। तो लोकल गवर्नमेंट तो बनाते ही नहीं है ना। अगर बनाते हैं, मेरी जमात हो या कोई और हो, अव्वल तो बनाते नहीं, बनाते हैं तो हम उसको बाख्तियार नहीं करते। ठीक है। फर्ज करें सिंध में गवर्नमेंट बनाई गई लोकल गवर्नमेंट, लेकिन इख्तियार नहीं है। अच्छा, और पंजाब वाले कहते हैं कि जी जिस तरह एक आसमान, आप ये कह रहे हैं लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेकिन नहीं जी 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 नहीं, मैं और कुछ कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पंजाब कहते हैं कि जी सिंध में जो गवर्नमेंट का निजाम लोकल गवर्नमेंट का है वो तो बहुत खराब है। तो भाई आप बहुत अच्छा निजाम दे दीजिए ना। उसका जवाब ये तो नहीं कब दे ही ना। सवाल ये है कि आपने आइन के अंदर ये दर्ज करें कि जिस तरह वफाकी और सूबाई असेंबलियों के इंतखाब अगर मुद्दत पूरी होगी तो इतने टाइम में होंगे, और अगर दरमियान में तोड़ दी गई या टूट गई तो उसका इंतखाब इतने दिनों में होगा। इसी तरह मकामी हुकूमतों के निजाम को इत्तेफाक राय करें और इस पे आईनी तहफ़्फ़ुज़ दें कि अगर पहली बात तो यह है कि आप लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, अब ये आप हैदराबाद रिजवी साहब से, मैं आपने कहा रेफरेंडम, आप कह रहे थे कि रेफरेंडम खत्म नहीं हुआ, आप दोनों ने कहा एक वक्त में कि नहीं खत्म हुआ। मेरी बात अगर खत्म होने देती है आधे मिनट में, जी तो जी जी जो एनएफसी करके हमने वसाइल के ऊपर सूबाई चीफ मिनिस्टर बैठ गए हैं, वो पंजाब हो या सिंध हो या केपी हो या जो भी, वो कब अपना इख्तियार छोड़ेंगे? तो हम कहते हैं कि आप उनको पाबंद करें कि वो पीएफसी करें, इख्तियार दें, आईनी तहफ़्फ़ुज़ दें लोकल गवर्नमेंट को और उनको वसाइल दें। तो ये जो आपका हुक्मरानों के और आवाम के दरमियान फासले का इशू है ये हल हो जाएगा। यही बात है। जो मालियाती, बिल्कुल जो कायरा साहब कह रहे हैं वो मालियाती इख्तियार की बात कर रहे हैं कि वो दिया जाए, वो नहीं है, ना कि ये कि नए इंतजामी यूनिट्स जो हैं वो बना दिए जाए। वो उसके लिए आइन की तरमीम, वो कहते हैं सूबे की असेंबली 2/3 अक्सरियत के साथ करे। सिंध में 2/3 अक्सरियत आपके पास नहीं है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, फिर क्या हाल है? मैंने तो आपको शेर पढ़ के सुनाया था, खुद राह बना लेगा, बहता हुआ पानी है। तो वो तो आईनी तरमीम नहीं तरमीम, कोई और बात, 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, 28वीं तरमीम, वो हमने सब होते देखी है। तो हमें अंदाज़ा है कि आईनी तरमीम बवक्त ज़रूरत कैसे हो जाती है, कौन कर देता है, क्या होता है, और सियासी जमातें कैसे उसको कबूल करके दस्तखत कर देती हैं। तो वो एक इर्रेलेवेंट बात है। अच्छा, जहाँ तक रह गई इस बात के आप एनएफसी दे दें सूबों को और सूबों फिर उसको पीएफसी दे दें, तो कायरा जैसे जो लोग हैं कि जो बुनियादी तौर पर जमहूरियत को बड़ा फोकस करते हैं और हमेशा एक उसूली बात करते हैं, होना तो यही चाहिए था, जैसा कि कमर ज़मान कायरा साहब ने फरमाया कि आप एनएफसी ले रहे थे, एनएफसी को आगे पास ऑन कर देते, पीएफसी में शहरों को दे देते, ये बहस छिड़ती ही ना। मगर 15 साल से मेरे सूबे सिंध में पीपल्स पार्टी हुक्मरान है, तो ये बात किससे कही जाए कि पीएफसी कर दें? किससे कही जाए? ये तो आईनी तरमीम वो कह रहे हैं, ये आईनी तरमीम मौजूद है, 18वीं तरमीम में ये बात डिसाइडेड अपॉन है।
जो वो आर्टिकल 140A है वो बड़ी कैटेगोरिक है इस बारे में कि इंतजामी, माली और सियासी इख्तियारात जो आपने वफाक से लिए हैं वो आप इसी तरह शहरी हुकूमत को दे दें। मगर 15 सालों में ऐसा हुआ नहीं। तो अब जब पानी सर से ऊंचा हो रहा है तो ये कैसे अवाम इस बात को यकीन कर ले कि 15 साल गुजर गए, इस कशकोल लेकर जो पीएफसी का सब घूमते रहे कि खुदा के लिए पीएफसी दे दो, खुदा के लिए, मगर किसी ने नहीं दिया। जो जहां हुक्मरान था उसने मुतलकुल अनान हुक्मरानी की है और कोई पीएफसी नहीं दिया है। ठीक, तो अब कैसे मान लिया जाए कि ये पीएफसी दे दिया जाएगा? और अब 15 बरस बाद ये बात हो रही है। 18वीं तरमीम तो इस यकीन के साथ हुई थी। इन सियासी जमातों ने नाकाम कर दिया 18वीं तरमीम के मंसूबे को और 18वीं तरमीम की ख्वाहिश को और 18वीं तरमीम के उन फॉर्मूलाज को कि जो अवाम की बेहतरी के लिए इन्हीं सियासी जमातों ने किए थे। खुद अपने लिखे को काट कर कलमजद करके मुतलकुल अनान हुक्मरान होकर बैठ गए और फिर उसके बाद अब आपके पास चारा क्या है? अब आपके पास सूबे के अंदर 2/3 अक्सरियत नहीं है, करारदाद वहां से आएगी। उसके लिए आप कह रहे हैं कि पहले कौमी असेंबली के अंदर हो सकता है कि कोई तरमीम ऐसी हो, अच्छा, पार्लियामेंट में ही हो कि जिसमें शायद कोई ऐसी तब्दीली लाई जाए कि जिससे नए इंतजामी यूनिट्स बन जाए। और रेफरेंडम वगैरह का ऑप्शन उसके रेफरेंडम अंदर का दिया ऑप्शन जाए। खुला हुआ है। 18वीं तरमीम ने खत्म नहीं किया रेफरेंडम के ऑप्शन को, स्टिल देयर।